हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खास रूप से जो पौधे होते हैं उनमें अगर लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो केवल पुष्पों के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। तो आइए हम पुष्पों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो पुष्प आवृत बीजियों में होते हैं वो खास रूप से उनके एक आकर्षक अंग होते हैं और प्राचीन काल से ही पुष्पों का मानव के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका प्रभाव रहा है, जो कि खास रूप से कई तरह के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग और प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि के मौके पर भी उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण पुष्प श्रृंगार के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। आइए हम पुष्पों के जनन अंगों के विषय में कुछ पार्ट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये फ्लावर है, एक पुष्प है आवृतबीजी, जो इसमें दो तरह के जनन अंग होते हैं, जिसमें एक नर जनन अंग तथा दूसरा मादा जनन अंग होता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसका नर जनन अंग है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा एंथर तथा ये नीचे का हिस्सा फिलामेंट कहा जाता है। एंथर इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉइड अर्थात यन होता है। ये जो मेल गैमिट होते हैं ये इसी के अंदर बनते हैं, जबकि इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, इसका बीच वाला हिस्सा है, और इसमें खास रूप से जो एग सेल का फॉर्मेशन होता है इसी ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी क्या करती है? एक रूप से ओवरी के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के समय खास रूप से महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें इसमें जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो एंथर वाला पार्ट है, एंथर वाले पार्ट को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। और इसमें खास रूप से क्या होगा कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, जो कि आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इसी वजह से इन्हें सूक्ष्म बीजाणु हिंदी में, जबकि इंग्लिश में इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। जबकि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आकार में बड़े होते हैं और इनकी संख्या भी कम होती है। तो फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन को हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में खास रूप से क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसमें हमने आपको बताया एंथर है, और ये वाला हिस्सा क्या है? इसका फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को कॉमन रूप से हम लोग स्टेमन कहते हैं। तो ये क्या है? स्टेमन है। जबकि यहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा, ये बीच वाला जो नलिकाकार संरचना दिख रही है इसकी स्टाइल, और ये जो नीचे अंडाकार संरचना दिख रही है इसकी ओवरी। तो ये तीनों भागों को मिला के हम खास रूप से क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। तो इसे क्या कहा जाएगा? पिस्टिल। अदरवाइज इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्पेल कहेंगे। तो पिस्टिल या कार्पेल का क्या रोल होता है? तो पिस्टिल या कार्पेल में खास रूप से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या करेगा? एक तरह से मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पुष्प के जो बाकी हिस्से हैं, इसमें ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहेंगे ये इसका पेटल है, और ये है इसका सेपल सेपल तो इसे वाहदल और इसे दल कहते हैं। तो वाहदल जो होगा ये क्या करेगा? एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, और ये जो दल है ये भी एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। जबकि इसका ये स्टेमन वाला पार्ट और ये पूरा का पूरा पिस्टिल वाला पार्ट, ये दोनों नेसेसरी सेक्स ऑर्गन है, अर्थात इन्हें आवश्यक जनन अंग कहेंगे। जबकि इसमें सेपल और पेटल्स क्या होते हैं? अनावश्यक जनन अंग का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो निषेचन की क्रिया निषेचन की होती है पुष्पों के अंदर, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पुष्प का वास्तविक रूप होता है, उसमें खास रूप से इसके जो फ्लोरल डायग्राम होते हैं
उस पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर इसमें जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होनी होती है तो उसमें कई तरह के हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से उसमें कई तरह की कलिकाएँ विकसित होती हैं। ख़ास रूप से इसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनकी ज़्यादा स्टोरेज होने लगती है पुष्प के अंदर, और वही पुष्प क्या करते हैं, एक तरह से मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करके फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो पुंकेसर वाला हिस्सा है, मतलब इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसे एंथर कहते हैं। एंथर बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 चैम्बर होते हैं और 2 लोब होते हैं, और 2 लोब में कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर इसमें एपिडर्मिस और उसके बाद मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर से कवर्ड होते हैं, घिरे होते हैं, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। तो ये जो परागकण होते हैं, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो जो इसमें लोब वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये वाला जो टूटा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग स्टोमियम कहते हैं। ये थोड़ा पतला होता है, यहाँ की लेयर थोड़ी पतली होती है। तो जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसमें पॉलन ग्रेन पूरी तरह से बन चुके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नमी को जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेक कर जाता है, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं और बाद में दूसरे पुष्प के या फिर उसी पुष्प के जो फीमेल गैमेट पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति के कारण ही निषेचन की क्रिया आगे संपन्न होती है। अब यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसमें इसी के अंदर खास रूप से क्या होता है कि मेल गैमेट्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर के बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में खास रूप से ये शुरुआत कैसे होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा होती है, और जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन की क्रिया में 1 से 4 गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वो लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। तो जो पॉलन चैम्बर है, उसी पॉलन चैम्बर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें खास रूप से 3 तरह की परतें होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस, उसे बाह्य त्वचा, एंडोडर्मिस, अंतस्थिसियम मध्य परत, और टैपिटम। टैपिटम वाली जो लेयर होती है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है, जो कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है, जिससे पूरी तरह से जो परागकण होते हैं उनका विकास हो पाता है। अब हम देखेंगे कि जो अगर हम एंथर का सेक्शन कट करें तो हमें कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टैपिटम लेयर है वो बिल्कुल अंदर की परत है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जबकि जो यहाँ पे बीच में एक संयोजी है, ये दोनों लोब को, जो बाइलोब्ड ये होता है, एंथर होता है, एंथर को ये संयोजी कनेक्टिव जोड़ने का काम करता है, और बाकी ये जो टैपिटम है वो न्यूट्रिशन देने का कार्य कर रहा है। साथ ही इसमें जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस या मिडिल लेयर है, वो एक तरह से इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले फिगर में इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरह से जो नीचे का फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो ये स्टोमियम वाला हिस्सा है, ये स्टोमियम वाला रीजन है, यही ब्रेक कर जाता है। ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करने की वजह से स्वेल कर जाता है, जिससे थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से ये टूट जाता है, और ऐसी स्थिति में ये जो पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि जो बीजाणु जनक ऊतक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, इसकी बात हो चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ इस फिगर में देखें तो संसार में अनेकों तरह के पुष्प पाए जाते हैं और सब में अलग-अलग तरह की संरचनाएँ होती हैं। यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स के डायग्राम दिखाए गए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग-अलग टाइप के फिगर्स आपको दिख रहे हैं और ये क्या करते हैं कि अलग-अलग स्पीशीज़ के में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर इस फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर का आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर का न्यूक्लियस है और इसमें वैक्यूल्स भी दिख रही है। आप जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी वैक्यूल्स पाई जाती है। इसी कड़ी में हम देखते हैं, इसमें जो विभाजन की क्रिया होती है ये मियासिस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होती है और ये क्या करती है, डिवीजन प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो चुका है और इस तरह से यहाँ पे विभाजन होने के पश्चात टोटल 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो मेल गैमेट में जब ये दोनों सेल डिवाइड होती हैं तो उसमें से एक कायिक कोशिका जो कि आकार में बड़ी होती है और दूसरी जनक कोशिका जो कि आकार में छोटी होती है। तो कायिक कोशिका को हम लोग वेजिटेटिव सेल, जबकि जो जनन कोशिका होती है उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो जनन कोशिका खास रूप से कहाँ पर पाई जाती है, ये जो कायिक कोशिका होते हैं उसी के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो जो परागकण होते हैं, परागकण में बड़े पैमाने पे न्यूट्रिशन होते हैं। तो काफ़ी देशों में आप देखेंगे कि वहाँ के, जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं जो अस्थमा के लिए, श्वसनी शोथ के लिए या फिर दूसरी एलर्जिक कंडीशंस में यूज की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक तरह की जो प्रजातियां होती हैं जब दूसरे देशों से हमारे देशों में आती हैं तो उनसे कई तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि पार्थेनियम, जिसे हम दूब घास कहते हैं, बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे ये फैल चुकी है। और काफ़ी देशों में परागकणों को हम लोग क्या करते हैं, पोषण के रूप में उपयोग करते हैं या फिर टॉनिक के रूप में उपयोग करते हैं, टैबलेट्स या गोलियों या सिरप के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के इसमें टैबलेट्स, सिरप और दवाएं, टैबलेट्स दिखाए गए हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी कड़ी में हम बात करें कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी अलग अलग क्षमता होती है सर्वाइव करने की। तो जैसे धान और गेहूं होता है तो उसके परागकण बहुत कम समय तक, मैक्सिमम आधे घंटे तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, सोलेनेसी या रोजेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 1 से 1.5 महीने तक ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे कि शुक्राणुओं को या फिर वीर्य को स्टोर करके रखा जाता है लंबे समय तक, उसी तरह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स को भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे कई सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे उसका हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करके रखते हैं। तो जैसे बैंक में हम लोग पैसे को एकत्रित करके रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक की तरह, और इसको भी ज़रूरत पड़ने पे हम जहाँ पे जैसा समझते हैं उस तरह से इसका उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे तो हमें कुछ फिगर आपको नीचे दिख रहा है, ये अलग अलग प्लांट्स के स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ओवरी का पार्ट है, जिसमें अलग अलग उसके स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा चुका है। अगर हम बात करें स्त्री केसर या गुड़ बीजाणुधानी की, तो स्त्री केसर या गुड़ बीजाणुधानी जो होती है तो उसमें जो ओवरी वाला पार्ट है, उसी ओवरी वाले पार्ट के अंदर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिस चैम्बर के अंदर होता है, तो उसे हम लोग गुड़ बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, सॉरी मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे और मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आकार में ये बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इनका जो टोटल नंबर होगा वो 8 होगा, जिसमें कि आप देख पाते हैं कि जो 3 कोशिकाएं होती हैं
जिन्हें कि एंटीपोडल सेल कहते हैं, वो क्या करती हैं, प्रतिमुख कोशिका हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ होती हैं, जबकि दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ऐसे बीच में होते हैं, और नीचे की साइड में एक एग सेल और बगल में दो सिनर्जिड सेल होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, सॉरी 7 हो जाती है, जबकि न्यूक्लियस की संख्या जो होती है वो 8 हो जाती है। तो यहाँ पे 3 ऊपर की तरफ, 2 न्यूक्लियस नीचे की तरफ, और 3 न्यूक्लियस जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, 2 बीच में होते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस की संख्या टोटल 8 हो जाती है। जबकि कोशिकाओं की संख्या अगर हम काउंट करें तो कोशिकाओं की संख्या 7 रहेगी, और न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाती है, 8। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसकी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसमें, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें ये वाला हिस्सा जो होगा ये इसका माइक्रोपाइल रीजन होगा। तो होता क्या है कि जब फीमेल गैमेट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा से एंटर करती है तो इसी के द्वारा ये प्रवेश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट सेल यहाँ पे आके निषेचन की क्रिया करती है। तो जो माइक्रोपाइल रीजन होता है वो खास रूप से एंट्री पॉइंट होता है किसका, पॉलन ट्यूब का। तो नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन या कार्यशील भ्रूणकोश। तो इसमें मैंने आपको बताया टोटल 8 केंद्र यही सब है। अब इसमें देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, या फिर ख़ास रूप से जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो फीमेल गैमिट बनता है वो कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इस फिगर में दिखाया गया है इसे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है कि इसका एक न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसी स्थिति में ये डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो डिवीजन जब ये स्टार्ट करेगा तो 1 से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देगा, फिर 2 से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और इस तरह से 4 से 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है लास्ट में कि जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं उनका इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें ये ऊपर के 3 न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर की साइड में टोटल 3 न्यूक्लियाई हैं, और जो बीच के 2 न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, ध्रुवी केंद्र पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ये जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या करता है, यहाँ पे एक तरह से ये एग सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो बीच का ऊपर की ये कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल आपको दिख रही है, और बगल की 2 कोशिकाएं क्या करती हैं, सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिक कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर आप टोटल काउंट करें तो नंबर की अगर हम बात करें तो 3 ऊपर, यहाँ पे 3 ऊपर हो जाएंगी, 3 यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी, और इस तरह से 2 न्यूक्लियाई बीच में हो जाएंगे, और 3 न्यूक्लियाई नीचे की साइड में हो जाएंगे। तो टोटल नंबर इनका जो होगा वो 8 हो जाएगा। जबकि अगर हम कोशिकाओं को काउंट करें तो कोशिका 3 ऊपर की साइड में होगी, और यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या फिर पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे कोशिका की संख्या 1 होगी। न्यूक्लियाई 2 होंगे पर कोशिका की संख्या 1 होगी, जबकि नीचे की साइड में 3 कोशिकाएं होंगी। तो इस तरह से 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है, अंडोपकरण होता है या अंडकोशिका होती है, वो खास रूप से करती क्या है, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं या 7 कोशिकाएं होती हैं, यही खास रूप से निषेचन की क्रिया में सहायता करती हैं, और इन्हीं के द्वारा नए तरह के पुष्प या पौधे और बीज का निर्माण अगली पीढ़ी के लिए हो पाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो निषेचन की क्रिया होती है उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब पॉलन ट्यूब जिसके अंदर मेल गैमिट होता है, जब मेल गैमिट यहाँ पर इंटर करेगा तो इसमें 2 तरह की सेल होती हैं। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है उसका फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए कोई रोल नहीं होता है। जबकि यहाँ पे जो दूसरी जर्म सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, वो क्या करेगी, रिप्रोडक्टिव सेल एक तरह से
यहाँ के एग सेल से फ्यूज कर जाती है। तो एग सेल से फ्यूजन की जो क्रिया होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दूसरा जो न्यूक्लियस होता है, इसमें भी डिवीजन हो जाता है, तो 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेकंड जो मेल गैमीट होता है वो यहाँ के सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वहाँ पे कंडीशन डिप्लॉयड हो जाती है। जबकि जो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यहाँ पे कंडीशन ट्रिप्लॉयड हो जाती है। तो एक तरह से ये वाला जो हिस्सा होता है ट्रिपल फ्यूजन का जो हिस्सा होता है, 3 न्यूक्लियाई जो यहाँ पे फ्यूज करते हैं, ये एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन की क्रिया, परागण की क्रिया किस तरह से होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।